हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, जिसकी वजह से ये चैप्टर काफ़ी छोटा हो गया है और आज हम इस चैप्टर को काफ़ी शॉर्ट टाइम में बेस्ट पॉसिबल एनिमेशन के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि कोई चीज़ प्योर है या इम्प्योर है, ये हम कैसे पता लगाते हैं। जैसे कि घी, दूध, स्पाइसेस, इन सब पर प्योर का टैग लगा रहता है। जैसा कि आपने कई बार इनके एड्स वगैरह में देखा होगा कि शुद्ध घी, प्योर मिल्क। तो यहाँ पर प्योर का मतलब है बिना मिलावट, मतलब कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। तो हमारे लिए तो ये चीज़ें प्योर हो जाती हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट्स होते हैं वो कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। उनके लिए ये जो सारी चीज़ें जो हमारे लिए प्योर होती हैं वो उनके लिए डिफरेंट सब्सटेंस के मिक्सचर होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मिल्क की यानी दूध की, तो हमारे लिए प्योर मिल्क वो मिल्क होता है जिसमें बाहरी सब्सटेंस की मिलावट ना हो। लेकिन साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग मिल्क जो है वो मिक्सचर होता है वाटर, फैट और प्रोटीन का। कहने का मतलब ये है कि साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग मिल्क एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता। तो अगर ये सब्सटेंस भी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर नहीं है तो साइंटिस्ट कैसे किसी सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस मानते हैं। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर सब्सटेंस वही है जो कि एक सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो, या फिर उसमें और भी कोई पार्टिकल्स हो तो वो हमेशा फिक्स कंपोजिशन में हो। जैसे कि जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O। तो वाटर के अंदर ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन है वो हमेशा फिक्स होता है। इसलिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को दो सब्सटेंस में डिवाइड किया है, जो कि है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, जिनमें प्योर सब्सटेंस को आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं उन्हें बेसिकली मिक्सचर कहा जाता है, जिन्हें हमें अब अच्छे से समझना है। तो हम शुरुआत करते हैं मिक्सचर से। तो मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब कि मिक्सचर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलकर फॉर्म होते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि मान लो कि सोडियम क्लोराइड जो कि होता है नमक, उसे जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो एक मिक्सचर तैयार हो जाता है। और अगर हम चाहें तो इस मिक्सचर को इवोपोरेशन की प्रोसेस से अलग अलग कर सकते हैं। और इसी के साथ सोडियम क्लोराइड जो कि एक प्योर सब्सटेंस होता है, उसे हम फिजिकल प्रोसेस से उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बीच में एक डिफरेंस का पता चलता है, जो कि ये है कि मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस भले ही मैटर की दो फॉर्म से मिलकर फॉर्म हो सकती हैं, लेकिन मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस से वापस उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उन्हें फिजिकल प्रोसेस से उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जो शुगर होती है वो एक टाइप के प्योर मैटर से मिलकर बनी होती है और इसका कंपोजिशन हमेशा सेम होता है। ग्लूकोज शुगर का ही एक फॉर्म होता है जिसका कंपोजिशन होता है C6H12O6 और इस कंपोजिशन को किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जिन्हें हम पीते हैं, या जो सॉइल होती है, वो एक सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं होती, वो मिक्सचर्स होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। आगे हमें देखना है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स को। तो जो मिक्सचर्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, जो कि है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिन्हें अब हमें समझना है। तो पहले हम समझते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को। तो ये ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट इस तरह से मिक्स होते हैं कि दूर से देखने पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो नींबू की शिकंजी होती है वो मेनली चार चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जो कि है वाटर, शुगर, सॉल्ट और नींबू का रस। तो जब ये एक दूसरे में मिक्स हो जाती है तब एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है। और जब ये मिक्सचर फॉर्म हो जाता है तो इनके सब्सटेंस जो कि मिक्स हुए हैं उन्हें हम फिर से एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर सब्सटेंस एक दूसरे में काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ से तो एक और कन्फ्यूजन हमारे लिए पैदा हो गई कि ये प्रॉपर्टी तो प्योर सब्सटेंस की होती है कि उनको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में फिजिकल प्रोसेस से ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि प्योर सब्सटेंस का कंपोजिशन हमेशा फिक्स होता है और होमोजीनियस मिक्सचर्स का कंपोजिशन ऐसे कोई फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल जब हम नींबू पानी बनाते हैं
तो अगर हम शुगर को 2 स्पून की जगह 3 स्पून डाल दें या फिर पानी 1 गिलास की जगह 1.5 गिलास डाल दें, तब भी वो नींबू पानी ही बनेगा। कंपोजिशन डिफरेंट होने से ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर नींबू पानी की जगह पर कुछ और फॉर्म हो जाएगा। वहीं पर प्योर सब्सटेंस में ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पर कंपोजिशन में कोई भी डिफरेंस आता है तो वो पूरा सब्सटेंस ही चेंज हो जाता है। इसके बाद हमें देखना है दूसरे टाइप के मिक्सचर को, जो कि है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये वो मिक्सचर होते हैं जिनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे में कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होते और इनका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, और इन मिक्सचर्स को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। तो रेत और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसमें रेत जो है वो कुछ टाइम बाद नीचे सेटल हो जाती है, और ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनकी बाउंड्रीज का जो सेपरेशन होता है वो विजिबल होता है, यानी कि हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ डिफरेंसेस को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में। तो पहला है होमोजीनियस मिक्सचर्स हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स का जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसके बाद जो होमोजीनियस मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट होते हैं हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाते, वहीं पर जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें विजिबल होते हैं अपनी आंखों से। इसके साथ जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उन्हें हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, वहीं पर जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उन्हें हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये थे मिक्सचर्स के 2 टाइप। आगे हमें समझना है मिक्सचर्स के अंदर 3 पार्ट को, जो कि है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। तो हम सबसे पहले समझते हैं सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल लेमनेड यानी कि नींबू शिकंजी। जनरली जब हम सॉल्यूशन वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि सॉल्यूशन एक लिक्विड का मिक्सचर होता है जिसमें कि गैस या सॉलिड मिक्स हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें ऐसे भी सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं जिनमें सॉलिड मिक्स हो, और ऐसे भी सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं जिनमें कि गैस में गैस मिक्स हो। और बात करें इनके एग्जाम्पल की तो वो हो जाएंगे एलॉयज, जो कि परफेक्ट एग्जाम्पल है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का, और गैस टू गैस सॉल्यूशन का अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा एयर। आपकी एनसीईआरटी में अलॉय वाले पार्ट को मोर टू नो करके दिया है, जिसे हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो अलॉयज जो है वो मिक्सचर होते हैं 2 या उससे ज़्यादा मेटल्स के या नॉन मेटल्स के, जिन्हें हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो अब आप कहेंगे जब हम अलॉयज को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते तो इन्हें मिक्सचर क्यों कहते हैं, प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो अलॉयज होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और इनका कंपोजिशन भी वेरिएबल हो सकता है। तो यहाँ से हमें मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बीच में एक और पॉइंट पता चलता है, जो कि ये है कि मिक्सचर्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वहीं पर प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो हमेशा खारा ही होता है, शुगर सॉल्यूशन हमेशा मीठा ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मिक्सचर्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, वहीं पर जो प्योर सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल H2O वाटर। तो वाटर एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इसके बाद हम आगे समझते हैं सॉल्यूशन को। तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं एज अ कंपोनेंट्स, और जो कंपोनेंट लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है या फिर जो कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। वहीं पर जो कंपोनेंट डिसॉल्व होता है या कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्यूट कहा जाता है। और बात करें इनके एग्जांपल्स की तो वो हो जाएंगे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सोडा वाटर सॉल्यूशन एटसेट्रा। तो इन तीनों सॉल्यूशन में जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि शुगर, सॉल्ट और सोडा जिसमें कि CO2 होता है वो सब सॉल्यूट हैं। आपको ये बात याद रखना है कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यानी कि ये ज़्यादातर सभी चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इसके बाद हमें देखना है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को। तो सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसके पार्टिकल्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं साइज में। इसके पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं।
1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। इसलिए हम जो है इन्हें अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं। और वहीं पर बात करें इनकी तीसरी प्रॉपर्टी की, तो वो ये है क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज काफ़ी छोटा होता है, इसी वजह से सॉल्यूशन जो है उनसे जो लाइट पास होती है उसे स्कैटर नहीं करते हैं। इसीलिए हमें सॉल्यूशन में से जो बीम ऑफ लाइट पास होती है वो विजिबल नहीं होती। और बात करें इसके चौथे फंक्शन की, तो वो ये है कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्सचर्स से सेपरेट नहीं किए जा सकते फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जिसकी वजह से ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल नहीं होते जब हम उन्हें ऐसे ही फ्रीली छोड़ देते हैं। इसके बाद आगे हमें समझना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। तो इट इज़ बेसिकली अ प्रोपोर्शन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट होता है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा प्रोपोर्शन में होता है, इसीलिए हम यहाँ पर सॉल्यूट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पर जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो सकता है या कंसंट्रेटेड हो सकता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की जो मात्रा होती है या सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होता है वो काफ़ी कम होता है। वहीं पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की काफ़ी ज़्यादा मात्रा या कंसंट्रेशन होती है। जैसे आप मान लो 2 सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन में 100 ml वाटर में 2 ग्राम सॉल्ट मिक्स है और दूसरे सॉल्यूशन में 100 ml वाटर में 10 ग्राम सॉल्ट मिक्स है। तो हम यहाँ से काफ़ी आसानी से कह सकते हैं कि पहले वाला जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है और दूसरे वाला सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। आपको ये बात यहाँ से याद रखनी है कि जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जो हैं वो कंपैरेटिव टर्म्स हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि अभी हमने ऊपर देखा कि 10 ग्राम सॉल्ट जो है वो 100 ml वाटर में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर वहीं पर कोई ऐसा सॉल्यूशन रखा है जिसमें 20 ग्राम सॉल्ट हो 100 ml वाटर में, तो उस केस में 10 ग्राम सॉल्ट वाला जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा 20 ग्राम सॉल्यूशन वाले के कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब ये है कि ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दो कंपैरेटिव टर्म्स हैं। इसके बाद हमें समझना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व हो चुका हो। मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन जिनमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व ना किया जा सके। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि कोई शुगर सॉल्यूशन है, हम उसमें शुगर ऐड करते जाएं तो इस सॉल्यूशन के अंदर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इसमें और ज़्यादा शुगर ऐड नहीं होगी। तो हम इस पॉइंट के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो हम इस पर्टिकुलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड कर पाएंगे। तो जब हम हाई टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सॉल्यूट को ऐड करके ठंडा कर देंगे तो हमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि हमें सॉल्यूशन की अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी देखने को मिल सकती है। और वहीं पर अगर किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो सैचुरेशन लेवल से कम है तो उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम सैचुरेशन लेवल से कम सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। और हमने देखा कि एक ही सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्यूट की अलग अलग कंसंट्रेशन हो सकती हैं अलग अलग टेम्परेचर पर। तो यहाँ से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो कि ये है द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है उसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को काफ़ी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ इस क्लास में सिर्फ 3 तरीकों को देखना है, जिसमें पहली है मास बाय मास परसेंटेज, दूसरी है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और तीसरी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो मास बाय मास परसेंटेज को हम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 वाले फॉर्मूलेशन निकाल सकते हैं। ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 वाले फॉर्मूलेशन निकाल सकते हैं। और जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है सॉल्यूशन की, उसे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 वाले फॉर्मूलेशन निकाल सकते हैं। तो इन फॉर्मूलेस का यूज़ जो है वो न्यूमेरिकल्स में होता है। तो अब हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल को, जो कि है NCERT का एग्जाम्पल 2.1।
तो इस क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम सॉल्ट है 320 ग्राम वाटर के अंदर। तो हमें इसमें कंसंट्रेशन पता करनी है मास बाय मास परसेंटेज की। तो पहले हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट है सॉल्ट और सॉल्वेंट है वाटर। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 40 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 320 ग्राम। तो अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर दें तो हमें पूरे सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा, क्योंकि आखिर में सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही मिलकर तो बना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन का मास आ जाएगा 40 + 20 = 360 ग्राम। तो अब हम मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाकर आसानी से उसे निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, जो कि होगा 40/360 इंटू 100। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा मास परसेंटेज आ जाएगा 11.1%। तो आप अगर चाहें तो कंसंट्रेशन की परसेंटेज पर कुछ और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हमें समझना है मिक्सचर से रिलेटेड दूसरे टर्म को, जो कि है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, बल्कि ऐसे ही सस्पेंडेड रहते हैं बल्क ऑफ मीडियम में। इसकी प्रॉपर्टीज से आप इसे और अच्छे से समझ जाएंगे। आइए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। तो सस्पेंशन की पहली प्रॉपर्टी है इट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि इनके अंदर पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स को नेक्ड आइज से देख सकते हैं। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो आपको इसे याद रखना है। और वो ये है कि जो सस्पेंशन होता है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है जो कि उससे पास होती है और उस पाथ को विजिबल बनाता है। लेकिन इसके अंदर भी एक पॉइंट होता है कि ये लाइट तभी स्कैटर करता है जब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो। कुछ टाइम बाद ये लाइट को स्कैटर नहीं करता, यानी कि जब ये ताज़ा होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, तब वो लाइट को स्कैटर करता है। उसके बाद में कुछ टाइम बाद ये लाइट को स्कैटर करना बंद कर देता है। और बात करें इसकी चौथी प्रॉपर्टी की, तो वो ये है कि जो सस्पेंशन होता है अगर हम उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ देते हैं तो उसमें सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और हम जो है उन्हें चाहें तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए तो सिर्फ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सस्पेंशन ही लाइट को स्कैटर करता है, क्योंकि बाद में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जिससे कि लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती। इसके बाद हमें समझनी है मिक्सचर्स की तीसरी टर्म को, जो कि है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके पार्टिकल्स का साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है। मतलब इनका साइज बीच का होता है। इनका साइज सस्पेंशन से छोटा होने के कारण ये मिक्सचर्स होमोजीनियस दिखता है, लेकिन ये सॉल्यूशन एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होता है। और इनके पार्टिकल्स का स्मॉल साइज होने की वजह से कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम नेक्ड आइज से नहीं देख पाते। लेकिन ये जो सॉल्यूशन होते हैं वो लाइट को काफ़ी अच्छे से स्कैटर करते हैं। तो इन तीनों मिक्सचर्स में सिर्फ कोलोइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि लाइट को अच्छे से स्कैटर करता है। तो आप देखिए, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो बिल्कुल लाइट को स्कैटर नहीं करते, वहीं पर जो सस्पेंशन होते हैं वो तभी लाइट को स्कैटर करते हैं जब वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हों। लेकिन जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो हमेशा ही लाइट को स्कैटर करते हैं। और ये जो लाइट के स्कैटर होने की प्रोसेस होती है इसे टिंडल इफेक्ट भी कहा जाता है। और ये जो टिंडल इफेक्ट होता है वो हमें देखने को मिलता है जब एक रूम में लाइट की बीम एंटर करती है एक छोटे से होल से। तो ये जो छोटे से होल से हमें टिंडल इफेक्ट इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि एयर में डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा भी होगा कि हमें एयर और डस्ट पार्टिकल्स लाइट की वजह से ही कई बार देखने को मिलते हैं। तो ये सब टिंडल इफेक्ट के कारण होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप नज़र डालिए इस डायग्राम पर। इसमें दो सॉल्यूशन रखे हुए हैं, जिसमें एक है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि एक ट्रू सॉल्यूशन है, दूसरा है वाटर और मिल्क का मिक्सचर जो कि एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो जब एक टॉर्च से इन दोनों सॉल्यूशंस पर लाइट को डाला जाता है तो जो ट्रू सॉल्यूशन है यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वो लाइट को स्कैटर नहीं करता और टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। लेकिन जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें से जो लाइट है वो पास होती हुई दिखती है और लाइट स्कैटर होती है और हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद आगे हमें समझना है कॉलोइड्स की प्रॉपर्टीज़ को। तो जो कॉलोइड्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इनकी दूसरी प्रॉपर्टी है कॉलोइड के पार्टिकल्स का साइज काफ़ी छोटा होता है, इसलिए हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाते। और भले ही इनका साइज छोटा होता है
लेकिन इनका साइज इतना भी छोटा नहीं होता कि ये लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर ना कर सकें। कहने का मतलब ये है कि कोलॉइड्स के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं और टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और बात करें इसकी अगली प्रॉपर्टी की, तो वो ये है कि कोलॉइड्स के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते जब हम इन्हें अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं। मतलब कि कोलॉइड्स जो है वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। और इसी के साथ कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इनके पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन की। कोलॉइड सॉल्यूशन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है, और वो ये है कि कोलॉइड सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। तो जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होते हैं या डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड में, वो डिस्पर्स्ड फेज फॉर्म करते हैं। मतलब डिस्पर्स्ड फेज जो है वो कम क्वांटिटी में होती है, जैसे कि सॉल्यूट होता है सॉल्यूशन के अंदर। और जो कंपोनेंट जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज घुली होती है उसे डिस्पर्जन मीडियम कहा जाता है। आपको यहाँ पर बस इतना याद रखना है, जिस तरह ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, उसी तरह से कोलॉइड्स में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होते हैं, जहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट होता है एक तरह से और डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट होता है। इसके बाद हमें एक टेबल दी हुई है जो कि है NCERT टेबल 2.1, जिसमें कोलॉइड्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के साथ। इसे आपको पढ़ लेना है। आगे हमें समझना हमारे अगले टॉपिक को, जो कि है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिन्हें कि हम डायरेक्टली देख पाते हैं, जो कि है कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा। और ऐसे ही मैटर की जो इंटर कन्वर्जन की प्रोसेस होती है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस, वो भी फिजिकल प्रोसेस होती है। जैसे कि जो वाटर और कुकिंग ऑयल होता है वो दोनों ही लिक्विड होते हैं, मतलब कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। वहीं पर हम बात करें इनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये जो है वो डिफरेंट होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑयल जो है वो आग में जल जाता है, लेकिन वाटर जो है वो एज अ फायर एक्सचेंजर यूज़ किया जाता है। तो ये ऑयल की केमिकल प्रॉपर्टी ही है जो उसे डिफरेंट बनाती है। तो ये तो जनरल जानने वाली बात थी। आप यहाँ इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस को देखिए, जिससे कि ये दोनों चेंजेस आपकी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इनके डिफरेंसेस का पहला पॉइंट है फिजिकल चेंजेस रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल चेंजेस रिलेटेड टू केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब कि जो फिजिकल चेंज होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से होते हैं, और जो केमिकल चेंज होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से होते हैं। इनके डिफरेंस का दूसरा पॉइंट है फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। मतलब कि एक बार फिजिकल चेंज हो जाए फिर भी मैटर दोबारा उसी कंडीशन में रिवर्स हो सकता है। वहीं पर जो केमिकल चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब कि एक बार ये चेंज हो जाएं तो ये दोबारा रिवर्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल बर्निंग, तो जब हम किसी चीज़ को जला देते हैं तो उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, जो कि रिवर्स नहीं हो सकती। इसके बाद अगला पॉइंट है कि फिजिकल चेंजेस को फिजिकल रिएक्शन कहा जाता है और केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, उन्हें हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। यहाँ हमें बस फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बस इतना ही जानना है। आगे हम देखते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, जो कि है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर प्योर सब्सटेंस को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, जो कि है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो पहले हम समझते हैं एलिमेंट्स को। तो रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले 1661 में एलिमेंट टर्म को यूज़ किया था, और एंटनी लॉरेंट लेवियोजर ने, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट की डेफिनेशन को एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था एलिमेंट मैटर की एक बेसिक फॉर्म होती है जो कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। और ये जो एलिमेंट्स होता है इसे नॉर्मली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो जो मेटल्स होते हैं वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे कि ये लक्सरस होते हैं, यानी कि मेटल साइन करते हैं। इसके साथ जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इसके साथ ही डक्टाइल होते हैं, यानी कि हम मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेटल मेलिएबल भी होते हैं, मतलब कि हम इन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये सोनूरस होते हैं, मतलब कि जब इन्हें हिट किया जाता है तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ मेटल जो है वो सॉलिड होते हैं। सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर,
और मेटल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ETC। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसके साथ ये नॉन लक्सरस, नॉन सोनूरस, नॉन मेलीबल होते हैं। मतलब कि नॉन मेटल के अंदर लक्सरस, सोनूरस और मेलीबल जैसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मैटर की तीनों फॉर्म्स यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बीच की होती हैं, यानी कि इनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स की। इन एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। इसके बाद हमें एलिमेंट्स के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखना है, तो चलिए देखते हैं इसे। तो इसमें पहली है कि अब तक 100 से ज़्यादा एलिमेंट को जाना जा चुका है, जिसमें 92 नेचुरली अकरिंग है, मतलब कि नेचर से हमें मिले हैं, और बाकियों को साइंटिस्ट ने बनाया है। दूसरी ये है कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड्स हैं। और तीसरी इन्फॉर्मेशन है कि 11 एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और 2 एलिमेंट्स जो कि हैं मरकरी और ब्रोमीन, वो जो हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हमें इस क्लास में नहीं जानना, हमें यहाँ बस इतना ही जानना है। इसके बाद हमें देखना है प्योर सब्सटेंस के दूसरे टाइप को, जो कि है कंपाउंड्स। तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मतलब कि 2 एलिमेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली जब कंबाइंड होते हैं तब कंपाउंड फॉर्म होता है। इसके बाद हमें देखनी है कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी है कि कंपाउंड्स में एलिमेंट का कंपोजिशन हमेशा फिक्स होता है। तो इस कंपोजिशन में अगर थोड़ा भी चेंज आता है तो रिजल्ट टोटली डिफरेंट हो जाता है। और कंपाउंड्स की अगली प्रॉपर्टी है द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मतलब कि जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनसे कि वो बना होता है उससे टोटली डिफरेंट होती हैं। इसके साथ हम जो है वो कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन 2 टर्म्स के बीच में होती है, जो कि है मिक्सचर्स और कंपाउंड। तो इन दोनों के बारे में हम ऊपर अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ हमें इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस को देखना है, जिससे ये हमें और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो मिक्सचर्स में पहला पॉइंट है एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर्स एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। मतलब कि एलिमेंट्स और कंपाउंड ऐसे ही मिक्स हो जाते हैं मिक्सचर को फॉर्म करने के लिए, और इस प्रोसेस में कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। जबकि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ नया कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। इसके साथ जो मिक्सचर होता है इसका कंपोजिशन वेरिएबल होता है। मतलब कि मिक्सचर्स के अंदर एलिमेंट के कंपोजिशन चेंज होता रहता है या फिर चेंज हो सकता है। वहीं पर कंपाउंड्स के अंदर कंपोजिशन हमेशा फिक्स होता है। इसके अलावा जो मिक्सचर्स होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं। वहीं पर जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल अलग होती है। और जो मिक्सचर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। वहीं पर जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। इन्हें सिर्फ केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट किया जा सकता है। इसके बाद आप नज़र डालिए इस टेबल पर। तो इसमें मैटर को 2 पार्ट्स, जो कि ये प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में क्लासिफाई किया हुआ है। इनमें से प्योर सब्सटेंस को फर्दर एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिस्क्राइब किया है, और मिक्सचर्स को भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्लासिफाई किया है। इन सभी के बारे में एक बार हम डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं, लेकिन आप इनको याद रखने के लिए इस टेबल को 2 या 4 बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और चाहें तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।